हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है आपका जहांगीर। जहांगीर, इससे पहले भी हम उसकी जो जहांगीर की विजय हैं उसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। उसकी जो दक्षिण नीति है उसका हम अध्ययन कर चुके हैं। इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार जहांगीर की मेहरुन्निसा, जिसको बाद में इतिहास में नूरजहां के नाम से जाना गया, उससे विवाह हुआ और विवाह के बाद किस प्रकार उसका प्रभाव बढ़ा और नूरजहां गुट का निर्माण हुआ। आपके एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कई बार कि नूरजहां गुट क्या था या नूरजहां गुट में कौन कौन शामिल थे, या इतिहास की दृष्टि से नूरजहां गुट का जो प्रभाव पड़ा मध्यकाल में उसके बारे में चर्चा कीजिए। इस बारे में अनेक क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। इसके अलावा खुर्रम का विद्रोह और महाबत खां का विद्रोह, ये भी हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आपके ये भी पूछा जाता है खुर्रम के विद्रोह के बारे में बताइए, या महाबत खां कौन था और उसने क्यों विद्रोह किया, उस काल की परिस्थितियाँ क्या थी, इसके बारे में बताइए। इन सब भी आपको इसमें पूछा जाता है। तो ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ये टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इसको डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि जो नूरजहां थी उसका जो मूल नाम था वो मेहरुन्निसा था और वो ईरानी मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी। और इसकी शादी इससे पूर्व शेर अफगन से हो चुकी थी। शेर अफगन की मृत्यु के बाद जब ये विधवा थी मेहरुन्निसा, तब इसका विवाह किससे किया गया? इसका विवाह जहांगीर से हुआ और 1611 ईस्वी में इसका विवाह हुआ। 1613 में इसे बादशाह बेगम की उपाधि से सम्मानित किया गया। बादशाह बेगम मतलब बादशाह की खास बेगम। इससे स्पष्ट होता है कि नूरजहां के अलावा भी महल में अन्य महिलाएं थी जो जहांगीर की पत्नी थी, लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण थी नूरजहां। नूरजहां स्वयं में भी एक उच्च शिक्षा प्राप्त स्त्री थी और इसकी साहित्य, संगीत, चित्रकला में भी इनकी विशेष रुचि थी। ये एक महत्वाकांक्षी महिला थी और धीरे धीरे इसने अपना प्रभाव राज दरबार में बढ़ाना शुरू कर दिया। और देखें कि इसमें जहांगीर के काल में जो सिक्के ढाले गए उनमें भी इसकी तस्वीर छपी जाने लगी। उसके नाम से भी सिक्के ढालने जाने लगे। इसके अलावा जो सभी फरमानों थे, जो जितने भी फरमान होते थे शाही, उसमें सम्राट के हस्ताक्षर के साथ उसका भी नाम उल्लेखित किया जाने लगा। इसके अलावा वो सम्राट के साथ झरोका दर्शन भी देने लगी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार जो मेहरुन्निसा थी उसने वो नूरजहां के रूप में परिवर्तित हुई और धीरे धीरे उसने संपूर्ण जो राजकाज के जो कार्य थे उनमें अपना हस्तक्षेप करना चालू कर दिया। जो नूरजहां थी वो धीरे धीरे जितने भी राजकीय पद थे उनमें उसने अपने विश्वास पात्रों की नियुक्ति करना चालू कर दिया। इसमें सबसे प्रथम उसने अपने पिता को, जो एतमादुल्ला था, उसकी उपाधि से सम्मानित किया और उसको मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया। इसके अलावा उसके जो अपना भाई था आसफ खान, उसको दीवान के पद पर भी नियुक्त किया। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार उसका जो गुट था वो एक गुट का निर्माण कर लिया जिसमें उसका भाई आसिफ खान था, उसके पिता थे इम्तियाज इत्मादुद्दौला, और इसके अलावा उसका जो एक बेटा था वो था खुर्रम, जो जहांगीर का दूसरी पत्नी से उत्पन्न पुत्र था। वो भी प्रारंभ में इसके गुट में ही था। इन चारों व्यक्तियों के गुट या संगठन ने 10 वर्षों तक व्यवहारिक रूप से मुगल साम्राज्य पर शासन किया। अर्थात सिर्फ जो जहांगीर था वो सैद्धांतिक रूप से राजा था, बल्कि जो कार्यवाही होती थी वो इसी गुट की जो नीति थी उसके आधार पर होती थी। तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि नूरजहां का प्रभाव बढ़ता गया, लेकिन चूंकि नूरजहां एक महत्वाकांक्षी स्त्री थी तो और उधर से खुर्रम का प्रभाव भी बढ़ता जा रहा था। खुर्रम जो था वो राज सिंहासन पे महत्वपूर्ण व्यक्ति आगे चल के बादशाह बन सकता था। इसलिए नूरजहां को ऐसा लगा कि अगर खुर्रम शासक बनता है किसके बाद, जहांगीर के बाद, तो उसके हाथ में कोई सत्ता नहीं रहेगी। इसीलिए वो चाहती थी कि किसी दूसरे व्यक्ति को राजगद्दी पर बिठाया जाए और इसलिए उसने शहरयार को चुना। शहरयार भी जहांगीर का ही पुत्र था, लेकिन उसने अपनी जो उसका पहला पति था शेर अफगन, उससे उत्पन्न पुत्री लाडली बेगम का विवाह शहरयार से कर दिया और वो उसका दामाद बन गया। अब वो किसकी पक्षधर हो गई? नूरजहां, शहरयार की। और दूसरी तरफ जो उसका भाई आसफ खान था उसने अपनी बेटी का विवाह किससे कर दिया?
खुर्रम से कर दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये गुट तो एक था, लेकिन धीरे धीरे इसमें मतभेद उत्पन्न हो गए, क्योंकि जो आसफ खान था वो चाहता था कि उसके बाद जहांगीर के बाद उसका जो दामाद था खुर्रम वो शासक बने। वहीं नूरजहाँ चाहती थी कि उसके बाद शहरयार जो उसका दामाद था वो शासक बने। खुर्रम चूँकि एक तेज़ तर्रार व्यक्ति था, वो धीरे धीरे नूरजहाँ की जो क्या कहते हैं उसको समझ रहा था, उसकी चालाकियों को समझ रहा था। इसलिए उसने धीरे धीरे अपना वर्चस्व बढ़ाना दरबार में शुरू कर दिया। लेकिन चूँकि जो नूरजहाँ थी वो जहांगीर की खास थी, तो इसलिए वो धीरे धीरे जहांगीर के कान उसमें भरती रहती थी। किसके विरुद्ध भरती रहती थी? खुर्रम के विरुद्ध भरती रहती थी। जब फारस की सेनाओं ने कंधार पर आक्रमण कर दिया, तो जहांगीर ने खुर्रम को वहां जाने का आदेश दिया। लेकिन खुर्रम को यह आशंका थी कि कहीं खुर्रम कंधार की तरफ चला जाए, और चूंकि इस समय जो महाराज थे उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, तो उसको लग रहा था कि अगर सम्राट की मृत्यु हो गई तो नूरजहाँ शहरयार को गद्दी पर बिठा देगी और वो उधर कंधार की तरफ ही रह जाएगा। इसलिए उसने कंधार जाने से मना कर दिया। और लेकिन सम्राट से उसने कहा कि उसको पंजाब का प्रांत, रणथंभौर का दुर्ग और शाही सेना पर अपने स्वतंत्र अधिकार दिए जाएं। ठीक है। जहांगीर जो था उसको नूरजहाँ ने भड़काया कि ये खुर्रम जो है वो विद्रोह करना चाहता है। तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि उसको जहांगीर को भी ऐसा शक हो गया कि ये विद्रोह कर लेगा। इसी प्रकार जो नूरजहाँ थी उसने अनेक जागीरें जो पहले खुर्रम के नाम थी उसको उसने क्या कर दिया, शहरयार के अधीन करवा दिया गया। और सम्राट ने शहरयार की पद वृद्धि भी कर दी। और जो जागीरें पहले खुर्रम के अधीन थी वो किसके अधीन हो गई? शहरयार के अधीन हो गई। नूरजहाँ को अपने भाई आसफ खां भी संदेह था, क्योंकि वो हमेशा खुर्रम का ही पक्षपाती था। इस प्रकार धीरे धीरे जो खुर्रम था वो उसका विरोध होता चला गया, और उसने क्या किया, उसने उसके विरुद्ध क्या बगावत कर दी। 1623 में जो सम्राट और साम्राज्ञी दोनों मांडू की ओर गए और अजमेर पहुंचे। उधर खुर्रम था वो भी फतेहपुर सीकरी की ओर आया, लेकिन वहां उसे कोई सफलता नहीं मिली और वो आगरा पर हमला कर दिया। शाही सेना से मुठभेड़ हुई, लेकिन उसके बाद वह तेलंगाना होता हुआ बंगाल की ओर आया और रोहतास दुर्ग सहित बंगाल बिहार पर अधिकार कर लिया। 1624 में शहजादा परवेज और महाबत खां उसका पीछा करते हुए आए और उसने खुर्रम को बुरी तरीके से क्या कर दिया, पराजित कर दिया। खुर्रम के पास अब कोई रास्ता नहीं था और उसने क्या किया, उसने अपना वो कर दिया, क्षमा याचना की। 1626 में सम्राट ने खुर्रम को असीरगढ़ और रोहतासगढ़ के दुर्ग छोड़ने तथा अपने 2 पुत्रों दारा शिकोह और औरंगजेब को दरबार में भेजने का आदेश दिया। खुर्रम ने अपने पिता की आदेश का पालन किया, अतः उसे क्षमा कर दिया गया और उसे बालाघाट का शासक नियुक्त किया। तो हम देखते हैं कि 3 वर्ष तक ये खुर्रम का विद्रोह चला, लेकिन बाद में कोई ज़्यादा उसमें परिणाम नहीं निकले खास, लेकिन इसमें जन धन की अवश्य हानि हुई। और जो खुर्रम के प्रति जो जहांगीर की जो शंकाएं थी वो भी बढ़ गई थी। अब हम बात करेंगे एक अन्य विद्रोह की, वो था महाबत खां का विद्रोह। जो महाबत खां था वो सर्वोच्च सैनिक और कुशल राजनीतिज्ञ था, और खुर्रम के विद्रोह को शांत करने का जो श्रेय हम दे सकते हैं किसी को, तो वो था महाबत खां को। तो उसकी शक्ति में भी धीरे धीरे और अधिक वृद्धि हो गई। लेकिन चूंकि नूरजहाँ एक महत्वाकांक्षी स्त्री थी वो धीरे धीरे महाबत खां से क्या हो गई, ज्वेलस हो गई है, ईर्ष्या उससे होने लगी, क्योंकि वो चाहती थी कि शहरयार ही उसकी गद्दी पर बैठे। लेकिन जो महाबत खां था वो परवेज को शहरयार से अधिक समझता था। तो इस प्रकार जो नूरजहाँ थी उसने महाबत खां को जहांगीर की नज़रों में गिराने का संकल्प लिया, या उसने सोचा कि किस प्रकार से इसको महाबत खां को क्या किया जाए, धीरे धीरे इसकी शक्ति को कम किया जाए। तो महाबत खां को बंगाल भेज दिया गया और उसके स्थान पर खानी जहां लोधी को राजकुमार परवेज का परामर्शदाता नियुक्त कर दिया। महाबत खां ने इस आदेश को स्वीकार भी कर लिया, लेकिन नूरजहाँ ने महाबत खां पर राजद्रोह और अवज्ञा का आरोप लगाकर एक शाही फरमान जारी किया, जिसमें महाबत खां को कहा गया कि वो सारे हाथी दरबार में भेजे जो उसने विद्रोह के काल में, जब खुर्रम का विद्रोह हुआ था तब बंगाल बिहार से प्राप्त किए थे। और
वहाँ जो उसने जितना भी धन लूटा या प्राप्त किया उसका हिसाब भी कहे दे। महाबत खां समझ गया कि नूरजहाँ की क्या चाल है, अतः उसने सोचा कि वो सम्राट के पास जाकर खुद अपनी स्थिति स्पष्ट करेगा। 1626 में महाबत खां अपनी सेना सहित झेलम के निकट शाही डेरे में पहुंचा। नूरजहाँ ने उसे और अधिक तिरस्कृत करने के लिए उसे राज्यादेश दिया कि अपनी पुत्री का विवाह वह एक कुलीन सरदार के पुत्र से उसने कैसे कर दिया, उसका कारण बता दिया जाए, और उसे बंदी बना लिया गया। अब महाबत खां को बहुत बुरा लगा, अतः उसने दूसरे दिन ही उसने जहांगीर के डेरे में पहुंचकर जहांगीर को क्या किया, जहांगीर को बंदी बना लिया। महाबत खां सम्राट को अपने शिविर में ले गया। नूरजहाँ उस समय अपने भाई के पास थी। नूरजहाँ को झेलम पार करने पर ही महाबत खां के विद्रोह की जानकारी मिली। इसके बाद नूरजहाँ ने बाद में थोड़े दिनों के लिए जो महाबत खां था उसने शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। सम्राट ने ऊपरी तौर पर महाबत खां की सत्ता से संतोष प्रकट किया और काबुल की तरफ प्रस्थान किया, लेकिन अब धीरे धीरे महाबत खां ने अपनी लोकप्रियता खो दी थी। नूरजहाँ ने स्थिति का लाभ उठाया। उसने जहांगीर की ओर से महाबत खां को ये कहला दिया कि वह नूरजहाँ की अपेक्षा महाबत खां के संरक्षण में अधिक प्रसन्न है, अतः महाबत खां सम्राट की ओर से निश्चिंत हो गया। दूसरी ओर नूरजहाँ ने सम्राट की स्वतंत्रता की व्यवस्था कर दी और महाबत खां को कहलवाया कि वह अपने शाही डेरे से दूर रखे। महाबत खां ने समझ गया था, इसलिए उसने आदेश का पालन किया और अपनी सत्ता का अंत समझ लाहौर की तरफ भाग गया। इस प्रकार नूरजहाँ ने अपनी कुशलता से महाबत खां का विद्रोह का भी दमन कर दिया। तो हम देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण जो दो विद्रोह हुए जहांगीर के काल में, महाबत खां का विद्रोह और खुर्रम का विद्रोह, उसके पीछे महत्वपूर्ण कारण नूरजहाँ की महत्वाकांक्षाएं थी। इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम के दो प्रतिनिधि कैप्टन हॉकिंस तथा सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए थे। इन दोनों ने भारत के साथ अंग्रेजों के व्यापार के लिए अनुकूल रियायतें प्राप्त करने के लिए जहांगीर से प्रार्थना की थी। 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई और इसके बाद जो मुगल गद्दी पर बैठा वो शाहजहाँ था। क्योंकि जहांगीर था उसने नशेड़ी था, वो बहुत अधिक मात्रा में उसने अफीम लेना शुरू कर रखा था, इसलिए शराब भी बहुत अधिक मात्रा में पीता था, इसलिए धीरे धीरे उसका शरीर गिरता चला गया, इतना गिरता चला गया कि वो घोड़े पर सवारी भी नहीं कर सकता था, अतः वो पालकी में बैठकर ही यात्रा करता था। कश्मीर में जब उसे कोई लाभ नहीं हुआ तो वो लाहौर की तरफ आया और जो लाहौर की तरफ जाते हुए रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई और 1627 में 58 वर्ष की आयु में ही वो मृत्यु हो गई। लाहौर के पास शाहदरे में उनको दफनाया गया और वहीं उनका एक सुंदर मकबरा बना हुआ है। अतः हम देखते हैं कि जो जहांगीर का शासनकाल था वह अकबर की तरह इतना वर्चस्वशाली तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी उसने कुछ हद तक जो अकबर का जो राज्य था उसको बनाए रखा, जिस अकबर ने जो विजय नीति अपनाई थी उसको बनाए रखा और कंधार को छोड़कर बाकी क्षेत्र उसके राज्य में वैसे की वैसे ही बने रहे। इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। धन्यवाद।